हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सेल स्टडी। आज की क्लास में हम लोग अबनॉर्मल साइकोलॉजी का टॉपिक पूरा स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इट इज़ नॉट अ टॉपिक, ये एक पूरी बुक है अबनॉर्मल साइकोलॉजी के ऊपर बनी हुई है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। और ये जो क्लासेस होने वाली हैं, जो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ये हमने रेफरेंस लिया है आरजे कोमर की पूरी बुक है अबनॉर्मल साइकोलॉजी, उसका 8th एडिशन। वहाँ से हमारे सारे नोट्स, सारी जो भी क्लासेस हैं, वहीं से हमारी रेफर्ड हैं। ठीक है, तो आज ये पहला लेक्चर है एबनॉर्मल साइकोलॉजी का, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर इस बुक का कवर करने वाले हैं। एंड दिस फर्स्ट चैप्टर इज नेम्ड एज एबनॉर्मल साइकोलॉजी पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट एंड प्रेजेंट मतलब इसमें हम लोग पहले तो ये जानेंगे कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होता है, और उसके पूरे हिस्ट्री के बारे में हम समझेंगे कि कहाँ से ये कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से इसका ओरिजिन है, क्या फाउंडेशन है इसकी, वो सारे हम लोग पढ़ते हुए एंड देन विल कम टू द प्रेजेंट डे, जहाँ पर हम देखेंगे कि प्रेजेंट डे में इसकी क्या कंडीशन है, क्या हालत इस पर्टिकुलर ब्रांच की चल रही है, जो भी इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी प्रेजेंट कंडीशंस कैसी होने वाली हैं। तो ये जो है ये फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर का इतना पार्ट कवर करने वाले हैं, द 19th सेंचुरी रिफॉर्म एंड मॉरल ट्रीटमेंट तक। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे, और इसी तरीके से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर मूव करेंगे इस पूरे सीरीज़ में। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज़। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी होता क्या है, या साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी क्या होती है। तो अबनॉर्मल साइकोलॉजी एक ब्रांच है साइकोलॉजी की, जिसमें हम लोग कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। अब एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? जिस तरीके से इंसान जो है वो कोई भी कंडीशन में जो भी बिहेव कर रहा है, जिस भी तरीके से बिहेव कर रहा है, वो नॉर्मली कैसे बिहेव करता है, वो नॉर्मल बिहेवियर है। एब नॉर्मल बिहेवियर का मतलब जो बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। अब ये कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कोई बिहेवियर नॉर्मल है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में अब हम आगे समझने वाले हैं। तो यही हमें सारा, यही चीज़ें हम कि कौन सा बिहेवियर है एबनॉर्मल, कौन सा बिहेवियर नॉर्मल है, इस चीज़ को डिस्क्राइब करना, प्रेडिक्ट करना, एक्सप्लेन करना और चेंज करना। जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको नॉर्मल बिहेवियर में कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे उस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी बिहेवियर को हम अबनॉर्मल किस क्राइटेरिया पे कहते हैं। तो उसके लिए 4Ds का एक क्राइटेरिया है जो उसे फुलफिल होना चाहिए, तो हम उस बिहेवियर को एबनॉर्मल कह सकते हैं। ये कोई एक्सेप्टेबल डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि एबनॉर्मल साइकोलॉजी एक या कोई भी बिहेवियर को एबनॉर्मल कहना इतना मुश्किल बात है ये, कि जिसे हम अनइक्विवोकली ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी कोई प्रॉपर हम डेफिनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक बात है। तो उसकी कोई भी करेक्ट डेफिनेशन दे पाना ये बहुत मुश्किल चीज़ है। इस डेफिनेशन में इन्होंने बताया कि किसी भी बिहेवियर को हम अबनॉर्मल तब कहते हैं जब वो ये चार जो क्राइटेरिया हैं इनको फुलफिल करता हो। यानी उस बिहेवियर को डिवाइंट होना चाहिए, डिस्ट्रेसिंग होना चाहिए, डिसफंक्शनल होना चाहिए और डेंजरस होना चाहिए। अब इसको हम समझेंगे कि किसी भी बिहेवियर को हम डिवाइंट कब कहेंगे, डिस्ट्रेसिंग कब कहेंगे, ये सारी चीज़ें अब हम लोग एक एक बारी बारी करके समझने वाले हैं इन टर्म्स की पूरी प्रॉपर मीनिंग। सबसे पहले इन्होंने कहा कि किसी भी बिहेवियर को डिवाइंस का ये जो रूल है ये फॉलो करना चाहिए अगर हम उसे एबनॉर्मल कहना चाहते हैं तो। ठीक है, अब ये डिवाइंस का मतलब क्या होता है? कोई भी बिहेवियर डिवाइंस वाला ये जो क्राइटेरिया है इसको फॉलो कब करता है? एबनॉर्मल बिहेवियर थॉट्स एंड इमोशंस डेविएट फ्रॉम सोसाइटल नॉर्म्स। यानी कोई भी बिहेवियर जो सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता हो उसे हम अबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। डेविएट होने का मतलब है कि रास्ता भटक जाना, यानी सही रास्ते से भटक कर जब हम किसी गलत रास्ते पर चलते हैं उसे कहते हैं डेविएट होना। ये नॉर्मल मीनिंग है इस वर्ड की। उसे जब हम रिलेट करते हैं साइकोलॉजी में तो हम कैसे समझ सकते हैं? सोसाइटल नॉर्म्स, या नॉर्म्स का मतलब होता है कि सोसाइटी में जो भी एक सही तरीका है बिहेव करने का, जो एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है बिहेव करने का, उससे अलग तरीके से जब आप अजीबोगरीब कुछ बिहेवियर करने लगते हैं जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं है, सोसाइटल नॉर्म्स को जो फॉलो नहीं करता, उस बिहेवियर को हम अबनॉर्मल बिहेवियर कह सकते हैं। और ये अबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो कल्चर से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। कल्चर से कैसे इन्फ्लुएंस्ड होता है? जैसे आपकी क्या किस तरीके के आप कल्चर में रहते हैं, हर कल्चर का अपना एक नॉर्मल बिहेवियर है। जैसे राजस्थान में आप जाएंगे तो वहाँ का एक नॉर्मल बिहेवियर क्या है? बहुत पहले के समय में क्या था कि सारे लोगों को घूंघट में रहना है, ठीक है, लेडीज़ को, ठीक है, तो ये वहाँ का एक नॉर्मल बिहेवियर था। अब उस वक्त पर वहाँ की कोई लड़की अगर बहुत मॉडर्न ड्रेस पहनकर बाहर निकलेगी, सड़कों पर निकली होती, तो उसको तो पागल ही समझा जाता, क्योंकि वो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से अलग चल रही है। तो उसको तो कह देते कि यार ये कैसा अजीबोगरीब बिहेवियर कर रही है, ये बिहेवियर तो अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। तो इसी तरीके से कल्चर से, अलग अलग जगह के कल्चर जिसमें क्या क्या आता है, हिस्ट्री, वैल्यूज़, इंस्टीट्यूशंस, हैबिट्स, स्किल्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, ये सारी चीज़ें मिला करके एक कल्चर बनाती हैं, जिसके बेसिस पर हम किसी के बिहेवियर को जज करके बताते हैं कि ये बिहेवियर नॉर्मल है या नहीं। ठीक,
अब ये होता है कि यार इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम ये आई कि एक तो हमने कल्चर वाली बात बताई कि यार हर जगह कल्चर अलग अलग होता है, तो हर जगह के लिए हम ये डेफिनेशन कैसे लगा सकते हैं? हो सकता है किसी एक जगह पे जो चीज़ अब नॉर्मल लग रही है वो दूसरी जगह पे ना लग रही हो, क्योंकि वहाँ का कल्चर वैसा ही हो। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम आई। दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि सोसाइटी की वैल्यूज़ जो हैं वो समय के साथ बदलती भी हैं। ठीक है, तो अगर बहुत सालों पहले कोई एक तरीका था बिहेव करने का किसी सोसाइटी में, तो वो तरीका बदल भी तो जाता है। अब आज के ज़माने में क्या राजस्थान में गर्ल्स जो है वो मॉडर्न ड्रेसेस नहीं पहनती होंगी, ऑब्वियसली पहनती होंगी, पर अभी उन्हें उतना नॉर्मल नहीं समझा जाता होगा। वाई? बिकॉज समय के साथ वो तब्दीलियाँ आई हैं, वो सोसाइटी में वो चेंज आया है, जिसकी वजह से अब ये एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर हो गया है, एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है, तो अब हम उसे अब नॉर्मल नहीं कहेंगे। तो यार फिर ये भी तो एक प्रॉब्लम हो गई कि हम कैसे डिवाइंस फार्मूला लगाकर हम किसी बिहेवियर को अब नॉर्मल कह सकते हैं। फिर ये आया कि कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, जैसे ट्रॉमा और हार्डशिप। इसका मतलब क्या है कि यार किसी भी इंसान के बिहेवियर को आप एबनॉर्मल तो कह रहे हो, बट आप ये तो समझो कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। अगर नॉर्मली कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, बट अगर उसको मेंटली कुछ उसके दिमाग पर कुछ ऐसा असर पड़ा है, जैसे कोई ट्रॉमा है, कोई हार्डशिप है, कोई परेशानियां हैं जो कि उसके बिहेवियर को अफेक्ट कर रही हैं, तो उसका बिहेवियर को हम अब नॉर्मल कैसे कह सकते हैं? तब तो हम ये कहेंगे कि उसके पीछे एक कारण है ना। जब किसी अजीबोगरीब बिहेवियर के पीछे कोई कारण ना हो, तब तो हम उसे अब नॉर्मल कहेंगे। अगर कारण है तो कैसे? तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स, यानी कुछ ऐसे भयानक, ऐसे जो उनको बहुत ही परेशानियां, उनको डर पहुंचाने वाले, ऐसे डैमेज पहुंचाने वाले, ऐसे डिस्ट्रक्शन पहुंचाने वाले इवेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से उनका एक इमोशनल रिएक्शन होता है। उनको जो इमोशंस वो फील करते हैं, उसकी वजह से वो वैसा बिहेव कर रहे होते हैं, तो उसे तो हम हमेशा जो है वो एबनॉर्मल नहीं कहेंगे। ठीक है, बहुत सारी एक्सटर्नल लाइफ सर्कमस्टांसेस होती हैं जो ऐसे रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करती हैं, जिनकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एबनॉर्मेलिटी इज़ नॉट इनहेरेंट इन द रिएक्शन बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवेंट। यानी कोई भी इंसान जो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो अंदर से ही वैसा है। इनहेरेंट का मतलब उसके नेचर में ये चीज़ समाहित है। इसका मतलब ये है कि बाहर जो भी कंडीशंस हैं उसकी वजह से वो वैसा बिहेव कर रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो अबनॉर्मल है? ठीक है, तो डिवाइंस वाला जो ये फॉर्मूला था, ये थोड़ा बहुत फेल हो गया इन सारे कॉन्सेप्ट्स की वजह से, कि कॉन्टेक्स्ट और ये ट्रॉमा है ना, और ये जो कल्चर में चेंजेस आते हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से लोगों ने कहा कि नहीं यार, हम सिर्फ डिवाइंस के बेसिस पे तो ये नहीं कह सकते कि कोई अगर नहीं बिहेव कर रहा है, जैसा नॉर्मल नहीं बिहेव कर रहा है, तो वो उसको कुछ दिमागी प्रॉब्लम होगी, या उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, हम ये नहीं कह सकते वो मेंटली इल है। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो डिवाइंस नहीं सिर्फ, तो इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक दूसरी चीज़ भी हम लाएंगे जिसका नाम है डिस्ट्रेस। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बिहेवियर सिर्फ डिवाइंट है तो उससे हम नहीं बता सकते अननॉर्मल है, लेकिन अगर कोई बिहेवियर डिवाइन तो है, यानी वो नॉर्मल जैसे स्टैंडर्ड्स है वैसा नहीं बिहेव कर रहा है, उसके साथ साथ वो बिहेवियर डिस्ट्रेसिंग भी है। डिस्ट्रेस मतलब वो इंसान को दुख पहुंचा रहा है, इंसान को एनर्जी, इंसान जो है जिसको जो ऐसा बिहेव कर रहा है, जो इंडिविजुअल, वो लो ऑन एनर्जी फील कर रहा है। ठीक है, दुखी दुखी फील कर रहा है। अब इन सारे फैक्टर्स को आप डिप्रेशन से रिलेट करके इन टुडेज सोसाइटी आप समझिए कि डिप्रेस्ड जो इंडिविजुअल होता है वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं करता। क्या करता है? वो ज़्यादा एंथुजियास्टिक, मतलब जहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं एक सिचुएशन है, मान लो घर में कोई फंक्शन है, और जो एक डिप्रेस्ड आदमी है वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव सिचुएशंस में भी नेगेटिव चीज़ें निकालेगा। ठीक है, तो अगर एक सेलिब्रेशन का माहौल बना हुआ है, उसमें वो बैठ के रो रहा है, तो ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर हुआ जो कि सोसाइटी के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लस ये डिप्रेस्ड इंसान क्या है, वो डिस्ट्रेसिंग भी है, उसकी ये सिचुएशन डिस्ट्रेसिंग मतलब वो खुद बहुत दुखी दुखी है। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाएं, आपको दुखी करें इमोशनली, आपको मेंटली नॉर्मल ना रहने दें, ऐसे बिहेवियर को हम एबनॉर्मल बिहेवियर कह सकते हैं कि हाँ उसको कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है। पहले तो पता नहीं था ये डिप्रेशन के बारे में, लेकिन अब पता है तो आप उससे रिलेट करके ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अब डिप्रेशन डिस्ट्रेस देता है, तो उससे हम समझते हैं कि डिस्ट्रेस के लिए क्या प्रॉब्लम आई, कि क्यों भैया डिस्ट्रेस से भी लोगों ने कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों? इसके लिए एक एग्जाम्पल है आइस ब्रेकर्स ग्रुप का। आइस ब्रेकर्स ग्रुप एक लोगों का ग्रुप है जो कि क्या करते हैं, वो हर ठंडी के सीज़न में आइसी लेक्स में जाके स्विमिंग करते हैं, जिसमें ऐसे लेक्स जिसमें बर्फ़ जमी हुई है, और कड़ाके की ठंड में वो जाते हैं और ऐसे लेक्स में स्विमिंग करते हैं। अब इतनी ठंडी में कोई आदमी अगर बर्फ़ भरे नदी में या लेक में स्विमिंग करने जा रहे हैं, तो अगल बगल वाले लोग तो यही सोचेंगे भाई पागल है ये, दिमाग ख़राब है इसका, इतनी ठंडी में ये स्विमिंग करने गया है, वो तो यही सोचेंगे। तो उसका जो बिहेवियर है वो तो सोसाइटी के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है ना। सोसाइटी कहेगी ये बेवकूफ़ है एकदम से कि इतनी ठंडी में ये बर्फ़ वाले पानी में स्विमिंग कर रहे हैं। लेकिन दे डू नॉट एक्सपीरियंस डिस्ट्रेस फ्रॉम देयर एक्टिविटीज़। लेकिन इन लोगों को क्या होता है, इनका नेचर ऐसा है कि उनको इस चीज़ से कोई डिस्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई कष्ट ऐसा नहीं फील होता, बल्कि वो उन्हें एनर्जी मिलती है।
और चैलेंज मिलता है अपने एक्सपीरियंस में। मतलब जो भी ये सारी चीज़ें हैं ये उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है, उनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। तो उनको अगर किसी चीज़ से, किसी एबनॉर्मल बिहेवियर से पॉजिटिविटी फील हो रही है रादर दैन नेगेटिविटी, तो हम उसे एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो फिर डिस्ट्रेसिंग वाले इस क्राइटेरिया में फुलफिल ही नहीं हो रहा, बैठ ही नहीं रहा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि किसी भी अनयूजुअल बिहेवियर को जो कि नॉर्मली नहीं होता है, उसे हम डायरेक्ट एबनॉर्मल नहीं कह सकते ऑन द बेसिस कि वो डिस्ट्रेसिंग हो या ना हो। ठीक है, हम ये भी नहीं कह सकते। तो हम क्या करें, अब ये बिहेवियर तो एक्चुअली तो अनयूजुअल है, क्योंकि ऐसा तो नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो भी इसे हम उस बिहेवियर को हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी की फील्ड में नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन उठा वो ये उठा कि क्या डिस्ट्रेस इज द सोल क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइनिंग एबनॉर्मलिटी, क्या डिस्ट्रेस से एक्चुअली हम एबनॉर्मेलिटी को पता लगा सकते हैं? तो आंसर इसका जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बहुत नुआंस्ड, बहुत ही अनक्लियर, बहुत ही ऑब्सक्योर सा एक आंसर है इसका। क्या है कि जैसे डिस्ट्रेस ऑफन अकम्पनीज एबनॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है, डिस्ट्रेस होगा, दुखी होगा आदमी, तो एक एबनॉर्मल फंक्शनिंग होगी उसके बॉडी की, सही से फंक्शन नहीं करेगा, सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली फैक्टर दैट डिफाइंस इट, यानी सिर्फ इसी फैक्टर से हम एबनॉर्मेलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। बिहेवियर एबनॉर्मल हो सकता है अगर वो डेविएट होता है उस सिचुएशन से, जैसे जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, जो सही बिहेवियर है, अगर उससे, उस रास्ते से वो भटकता है कोई बिहेवियर, तो हम उसे एबनॉर्मल कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि वो बिहेवियर डिस्ट्रेसिंग हो। ठीक है, तो डिस्ट्रेस वाली ये क्राइटेरिया भी फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर की डेफिनेशन है उसमें एक बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, जिसमें डिस्ट्रेस भी था, लेकिन एक और फैक्टर आया कि तब हम किसी बिहेवियर को एबनॉर्मल कह सकते हैं। सिर्फ डिस्ट्रेस पहुंचाना ही नहीं एबनॉर्मल है, क्योंकि ऐसे भी बिहेवियर हैं जो डिस्ट्रेस नहीं पहुंचाते। तो अब हम क्या कहेंगे, और हमने क्या ऐड किया, अभी भी एबनॉर्मल बिहेवियर की डेफिनेशन नहीं क्लियर हो पाई, तो हमने कहा अच्छा एक और हम टर्म करते हैं। देखो, किसी बिहेवियर को एबनॉर्मल होने के लिए पहले तो डिवाइंट होना चाहिए प्लस डिस्ट्रेस कॉज करना चाहिए, उसके साथ साथ और एक क्या चीज़ होनी चाहिए, दैट द बिहेवियर शुड बी डिवाइंट डिसफंक्शनल। अब डिसफंक्शनल का मतलब क्या है कि जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है वो अगर किसी इंडिविजुअल की जो भी इंडिविजुअल वो वैसा बिहेवियर शो कर रहा है, अगर उसकी एबिलिटी टू फंक्शन इन डेली लाइफ, यानी नॉर्मल फंक्शन करने की, डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं अगर वो नॉर्मली कर पा रहा है तो ठीक है। अगर उसमें भी ये बिहेवियर, ये प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से वो बिहेवियर ऐसा कर रहा है, वो रोड़ा डाल रही है, उसको इनेबल कर रही है कि वो अपनी ठीक से केयर कर सके, सोशल इंटरेक्शंस, जो नॉर्मल डेली की बातचीत, जो भी लोगों के साथ मिलना जुलना, बातचीत करना, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्टिविटी एट वर्क, जो भी वो काम करता है उसमें प्रोडक्टिवली काम कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों में भी अगर ये बिहेवियर, ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट करने लगे, तब हम उस बिहेवियर को कहेंगे कि ये भैया एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो लेकिन अब हम समझते हैं कि क्या कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है किसी बिहेवियर के डिसफंक्शन होने के पीछे। इन वेस्टर्न सोसाइटी एक्सपेक्टेशन है कि हम डेली टास्क को बहुत अच्छे से करें और प्रोडक्टिवली अपने कम्युनिटी में हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस दें, कि जो भी हमारी कम्युनिटी के सुधार में, जो भी हम जॉब्स करते हैं जैसे, या जो भी हम काम करते हैं उससे कोई सुधार है, ठीक है, हमारा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हो। अगर कोई भी इंडिविजुअल इन सारी चीज़ों से, ऐसे जो उसके नॉर्मल रोल्स हैं जो सोसाइटी के हिसाब से ज़रूरी हैं, ठीक है, जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है, उससे हट जाए, ये सारे काम ना कर पाए, तो उस बिहेवियर को हम एबनॉर्मल लेबल कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि आइस ब्रेकर्स जो हैं, जो हमने पीछे एग्जाम्पल देखा, उनकी एक्टिविटी तो अनयूजुअल थी, यानी डिवाइंट तो थी, बट वो उसे हम नेगेटिवली नहीं देख रहे थे, बिकॉज उनका बिहेवियर उनके किसी भी ओवरऑल फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं डाल रहा है। भैया वो स्विमिंग करके निकलते हैं और उनको वो पॉजिटिविटी मिलती है, उससे वो और एनर्जेटिक फील करते हैं, जाते हैं सब अपनी अपनी जॉब पे काम करते हैं और प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी और कम्युनिटी में और अपना सारा काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से उनके फंक्शनिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इसका मतलब हम उनके इस बिहेवियर को एबनॉर्मल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो एक और ये क्राइटेरिया आया। अब सिर्फ डिसफंक्शनिंग से तो हम नहीं बता सकते कि एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी इंस्टेंसेस होते हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर इंडिविजुअल्स ऐसे बिहेवियर करते हैं जो कि डिसफंक्शनल लग सकते हैं कन्वेंशनल पर्सपेक्टिव से। कन्वेंशनल मतलब पुराने ज़माने की ऑर्थोडॉक्स पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें लग सकती हैं डिसफंक्शनल है, बट एक्चुअली में वो अलग अलग कल्चर में अलग अलग होती हैं। जैसे गांधी एंड सीजर चावेज, इनका क्या था, इन्होंने किया कि पुराने के ज़माने में जब जो भी फ्रीडम स्ट्रगल्स चल रहे थे उस वक्त पे गांधी जी क्या करते थे, धरना प्रदर्शन वगैरह का बहुत ज़्यादा माहौल था। तो वहाँ पर गांधी और सीजर चावेज ने क्या किया, एक धरना प्रदर्शन किया और इन्होंने क्या किया, फास्टिंग की
और फास्टिंग मतलब भूखे रहे, खाना पीना छोड़ दिया और बेसिक नीड्स जो भी होती हैं किसी इंसान की उन सबसे अपने आप को दूर रखा, डेप्राइव रखा, ठीक है। मतलब धरने पे बैठ गए, ना खाना ना पीना ना घूमना ना नहाना ना धोना, कुछ नहीं, बस बैठे हुए हैं। तो जो भी नॉर्मल एक ना कोई काम पे जा रहा है ना अपनी कोई जॉब कर रहा है, मतलब जो भी डेली हम लोग नॉर्मल एक इंसान काम करता है वो सारे वो लोग नहीं करते, सिर्फ बैठे रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये उनका एक्शन जो है वो डिसफंक्शनिंग तो उनके फिजिकल हेल्थ में ला ही रहा है। उनकी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, वो कोई जॉब पे नहीं जा रहा, कोई नहाने नहीं जा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई खाना नहीं खा रहा। प्लस अगर वो लोग खाना नहीं खा रहे हैं तो इसकी वजह से उनके फिजिकल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में डिसफंक्शनिंग हो रही है, उनकी बॉडी सही तरीके से एनर्जी नहीं मिल रही, तो सही तरीके से फंक्शन भी नहीं कर पा रही है। लेकिन फिर भी उनको ऐसा नहीं कहा गया कि यार ये तो पागल है, इसका बिहेवियर तो एबनॉर्मल है, जबकि उनका बिहेवियर जो था वो डिसफंक्शनल तो था, यानी उसकी वजह से उनके बॉडी में फंक्शनिंग में प्रॉब्लम तो आ रही थी। तो भी लोगों ने कहा कि ये डिसफंक्शनल जो है इससे हम अकेले नहीं बता सकते हैं कि जो है कोई बिहेवियर एबनॉर्मल है या नहीं। अनकन्वेंशनल एंड पोटेंशियली डिसरप्टिव जो आज के ज़माने में जो है जिसे हम कहेंगे कि भैया ये क्या अजीब सा बिहेवियर है, उस समय में उसको हीरोइक समझा जाता था। वाह ये लोग बहुत काबिल तारीफ़ काम कर रहे हैं, वाह ये तो बहुत हीरोइक बात है कि खाए पिए बिना ये लोग बैठ के जो है और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ यानी दुनिया के सुधार के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम जो है कई कई सिचुएशन में ये जो डिसफंक्शन होता है बॉडी का उसे हम पर्पसफुल भी समझ सकते हैं और इवन कमेंडेबल तारीफ के लायक भी काबिल तारीफ समझ सकते हैं और पर्पसफुल समझ सकते हैं, मतलब हम किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं जब हम मॉरल और पॉलिटिकल मोटिव्स के तहत ये सारे काम कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था जहाँ पे डिसफंक्शन तो हो रहा था बट फिर भी हमने उनके बिहेवियर को अब नॉर्मल नहीं कहा। तो हमने कहा डिसफंक्शनल भी अलग से अकेले हम सिर्फ किसी बिहेवियर को डिसफंक्शनल कह के हम ये नहीं कह सकते कि वो बिहेवियर एबनॉर्मल है। अब आई बात, अच्छा चलो तुम डिसफंक्शनल से भी नहीं मान रहे तो हम एक और लाते हैं, हम कह रहे हैं कि कोई भी बिहेवियर जो डेंजरस है वो एबनॉर्मल है, ठीक है। एबनॉर्मल है कोई भी बिहेवियर जो डेंजर पहुंचा रहा है आपको। तो डेंजरस बिहेवियर सच एज बीइंग केयरलेस, हॉस्टाइल और कंफ्यूज्ड कैन बी अ साइन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन, मतलब दिमागी तौर पे साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, इसको हम तब कह सकते हैं अगर कोई भी इंसान जो है अपने आप को या सामने वाले लोगों को, आसपास के लोगों को खतरे में डाल रहा है, खतरा है उसके लिए, तो हम कह सकते हैं कि ये मेंटली, इसको साइकोलॉजिकली कोई डिसबैलेंस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है। बहुत सारे इस वाइड स्प्रेड बिलीफ के बावजूद भी बहुत सारे लोग जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन और ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उन्होंने ऐसा कोई इमीडिएट डेंजर नहीं दिखाया कि भैया वो मारने दौड़ रहे हैं, किसी को जान से मार दे रहे हैं, ऐसा कुछ, या खुद को भी। बहुत सारे लोग ऐसा भी है, देखो बहुत सारे लोग करते भी हैं, है कैरेक्टरिस्टिक, बट सब लोग नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं बट सब लोग नहीं करते। तो इसलिए भी ये डेफिनेशन सही नहीं हुई कि जो बिहेवियर डेंजर पहुंचाए वो एबनॉर्मल हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यार हम एक काम करते हैं, इन चारों पॉइंट्स को एक साथ ले आते हैं, यानी जो बिहेवियर डिवायंट भी हो, डिसफंक्शनल भी हो, डिस्ट्रेसिंग भी हो, डेंजरस भी हो, उसे हम एबनॉर्मल बिहेवियर कह सकते हैं, ठीक है। चलो इन्होंने एक ये कॉमन डेफिनेशन बना दी, फिर भी ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं थी बिकॉज बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे एक्सेप्शंस आए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे फिर क्या हुआ आगे, कैसे डिफाइन किया गया, क्या कैसे आखिर इसके हम नतीजे पर पहुँचे। तो defining psychological abnormality is difficult as different societies select their own criteria for determining what is abnormal। हर सोसाइटी में, डिफरेंट सोसाइटीज़ का मतलब क्या है, जहाँ पर अलग अलग कल्चर फॉलो होता है, उनके लिए एबनॉर्मल बिहेवियर भी अलग अलग है। और ये डेफिनेशंस जो है वो जितना हम ज़्यादा डेफिनेशंस हम दे रहे हैं, जितना ये उसके लिए प्रॉपर आंसर जवाब नहीं दे रही हमें, उतने बड़े बड़े और सवाल खड़े कर दे रही हैं। जैसे हमने जब डिस्ट्रेस के बारे में पढ़ा, डिसफंक्शन के बारे में पढ़ा, तो और नए नए सवाल हमारे दिमाग में आ गए, अरे ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो सकता है। तो हमारे पुराने सवालों का तो जवाब हमें नहीं मिला, नए सवाल अलग से खड़े हो गए, तो हम डिफाइन भी नहीं कर पाए एबनॉर्मेलिटी को। अब थॉमस जैज आए, इनका क्या वो व्यू था, ये क्लिनिकल थ्योरिस्ट थे थॉमस सैज, और इन्होंने कहा कि मेंटल इलनेस जो है वो एक सोसाइटल कंस्ट्रक्ट है। यानी ये जो लोग जो कहते हैं ना कि जो लोग एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो उनके किसी मेंटल इलनेस की वजह से है, उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है इसलिए। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सोसाइटी जिस बिहेवियर को एबनॉर्मल कहती है वो सिर्फ एक प्रॉब्लम इन लिविंग है, यानी उनको किसी चीज़ की वजह से रहन सहन में, डेली के काम करने में कोई दिक्कत हो रही होगी, कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान के अंदर कोई दिमागी तौर पे वो पागल है या उसको कोई प्रॉब्लम है। जैसे लोग कहते हैं ना कि जो लोग एक्चुअली इन सारी चीज़ों कंडीशन से जूझ रहे होते हैं, जब उनको उनके आसपास के उनके जो लव्ड वंस हैं, जो लोग कहते हैं कि चलो हम एक बार साइकेट्रिस्ट को या एक बार थेरेपिस्ट को, काउंसलर को एक बार कंसल्ट करते, तो वो लोग यही कहते हैं ना कि हम पागल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम पागल है, मेरा दिमाग नहीं काम करता इसलिए हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्हीं में से एक थे थॉमस एडिसन, उन्होंने कहा कोई एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दिमागी तौर पे पागल है या दिमागी तौर से कोई उसको इशू है। इसका मतलब ये है कि बस उसको कोई थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी रहन सहन में डेली के,
ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल इलनेस जो है वो ये लोग इसलिए कह देते हैं ना कि आप उस इंसान को कंट्रोल कर सकें, आप उस इंसान को नीचा दिखा सकें कि भैया इसका तो दिमाग ख़राब है इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि लोग बेकार में ऐसे कहते हैं कि इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है कोई, ताकि वो उसे नीचा दिखा सकें। तो ये था थॉमस सैस का व्यू। इन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम होता ही नहीं है, तुम लोग डेफिनेशन पाओगे कहाँ से जब ऐसी कोई इशू ही नहीं होता। अच्छा, और एक प्रॉब्लम क्या आई कि हम किसी भी डेफिनेशन को कंसिस्टेंटली नहीं लगा पा रहे हैं। इवन इफ साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी इज़ अ वैलिड कॉन्सेप्ट, अगर चलो हम मान भी लेते हैं कि ऐसा कुछ होता है, किसी के दिमाग में साइकोलॉजिकली कोई इशू हो सकता है, लेकिन हम एक डेफिनेशन हर जगह नहीं लगा सकते। जैसे बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीना, अब ये तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करना, ये तो एक एबनॉर्मल बिहेवियर है, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बिहेवियर तो नहीं है ये। इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिसफंक्शन भी हो रहा है, यानी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम भी तो हो रही है, नुकसान पहुंच रहा है, लीवर को हार्म पहुंच रहा है, आपकी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर पाएगी, बीमार पड़ोगे, डिस्ट्रेस रहेगा, हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को अल्कोहल कंजम्पशन से अच्छा भी फील होता है, बेटर फील करने के लिए वो लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, तो डिस्ट्रेसिंग नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ चौथा था हमारा डेंजर पहुंचाना, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है इसको हम एबनॉर्मल नहीं समझते हैं। ये क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है बहुत सारे, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एबनॉर्मल नहीं समझते हैं, क्योंकि उस सोसाइटी में, कॉलेज में ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। कॉलेज स्टूडेंट्स अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, ये बहुत एक कॉमन सा एक नॉर्म हो गया है, इसलिए सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी कि हाँ चलो कॉलेज के बच्चे तो करते हैं, जबकि ये डिस्ट्रेसिंग भी है, डिसफंक्शनल भी है, डेंजरस भी है। ठीक है, तो क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन फिर भी अब नॉर्मल नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि हम एक डेफिनेशन हर जगह नहीं लगा सकते हैं, तो अब हम क्या हर कल्चर के हिसाब से, हर सोसाइटी के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन बनाएंगे। ये सारे बहुत सारे इशूज़ आए। ठीक है, उसके बाद ये हुआ, हमने कहा एक और इशू आया, हमने कहा इसेंट्रिसिटी भी एक चीज़ होती है। अब इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा जानेंगे। इसेंट्रिक लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, जो कि सोसाइटी के हिसाब से तो नॉर्मल नहीं है, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन इस चीज़ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि उस चीज़ से वो लोग और बेटर फील करते हैं। तो इसेंट्रिक लोग वो होते हैं जो थोड़ा अजीबोगरीब बिहेव करते हैं, बट एक्चुअली ये उनका नेचर है, वो ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें उस चीज़ से खुशी मिलती है, इसलिए नहीं कि उनके दिमाग में कोई इशू है। ठीक है, तो हमने कहा कि यार ऐसे भी तो इसेंट्रिसिटी भी तो एक चीज़ होती है, तो हम इसेंट्रिक और नॉर्मल को कैसे सेग्रीगेट करेंगे, ये एक प्रॉब्लम आई। सब्जेक्टिविटी एंड वेगनेस ऑफ क्राइटेरिया, उन्होंने कहा ये जो भी आपने क्राइटेरिया दिया है, डिवाइस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन, डेंजर, ये बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब अलग अलग जगह पे चेंज हो सकते हैं ना। किसी एक मतलब हम किसी एक इंसान पे हर सिचुएशन में वो चीज़ नहीं लगा सकते। जैसे हमने बताया आइस ब्रेकर्स वाला एक एग्जाम्पल, जैसे हमने ट्रॉमा का एक एग्जाम्पल बताया कि हो सकता है वो ट्रॉमा में हो इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा हो, तो बहुत सारे लोग अलग अलग पे ये अलग अलग तरीके से अप्लाई हो सकता है। तो इसलिए हम सही से नहीं बता सकते कि एक्चुअली हम किस बिहेवियर को अबनॉर्मल कहेंगे और किस बिहेवियर को नहीं कहेंगे। ये क्राइटेरिया भी फेल कर दिया इन्होंने। अब डिबेट क्या चल रही थी, एबनॉर्मेलिटी जो है, जो भी कैटेगरीज हमने इसके लिए डिफ़ाइन करी, वो क्लियर कट नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और अभी भी इस पे बहुत सारी डिबेट चल रही थी प्रोफेशनल्स के बीच में कि हम कैसे किसी बिहेवियर को एबनॉर्मल कहेंगे। तो इसकी कोई भी करेक्ट डेफिनेशन आज तक भी नहीं निकल पाई। जितनी कोशिशें हुई उतनी फेल हुई, उतने नए सवाल उठे जिनके जवाब कभी नहीं मिले। तो ये था कि एबनॉर्मेलिटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी बात है, जिसको हम एग्जैक्टली किसी 4-5 शब्द में या 10-15 शब्द की भी डेफिनेशन में फिक्स नहीं कर सकते हैं। वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है, जिसके इतनी वास्ट, इतनी बड़ी डेफिनेशन, और कि जो हर तरीके के बिहेवियर को अपने अंदर इनकम्पास कर ले, इंक्लूड कर ले, वो बहुत मुश्किल है। ऐसी कोई डेफिनेशन आज तक बन ही नहीं पाई, और इसके ऊपर बहस प्रोफेशनल्स के बीच में चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही। ठीक है, इतना हमने पढ़ा कि कैसे हम समझ पाएंगे, कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पाया कि हम क्या डेफिनेशन इसकी देंगे। नाउ कमिंग टू इसेंट्रिसिटी के हम बारे में समझ लेते हैं थोड़ा, कि इसेंट्रिक क्या होता है। इसेंट्रिक एक पर्सन जो कि डेविएट करता है कॉमन बिहेवियर पैटर्न से। ठीक है, डेविएट वाला फॉर्मूला तो इस पर लग रहा है, लेकिन थोड़ा मतलब ऑड और थोड़ा विम्सिकल मतलब अजीबोगरीब बिहेवियर ये दिखाते हैं, लेकिन इनके जो बिहेवियर होता है वो मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से नहीं होता है। ठीक है, बल्कि क्योंकि ये जो बिहेवियर है वो उनको सफरिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा, उनको प्रॉब्लम नहीं दे रहा, उनको डिस्ट्रेस नहीं दे रहा, उनको डिसफंक्शनल नहीं दे रहा, बल्कि ये खुद से ऐसा बिहेव करना चूज़ करते हैं बिकॉज उनको इस चीज़ से खुशी मिलती है ऐसा करने से। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल दिया कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे, जिन्होंने क्या टेलीफोन का इन्वेंशन किया था, तो वो क्या करते थे, वो कब अपनी विंडोज़ को जो है, अपने घर की सारी खिड़कियों को ढक के रखते थे, ताकि कोई भी मून की एक भी जो है रे, एक भी जरा सी भी लाइट जो है मून की, वो आने ना पाए उनके घर के अंदर।
और उन्होंने क्या एक अजीबोगरीब बिहेवियर किया कि वो अपने डॉग को जो है बात करना सिखा रहे थे, जबकि ये तो बहुत पता है कि डॉग्स बात नहीं कर सकते, फिर भी वो बात करना सिखा रहे थे। ठीक है, क्यों सिखा रहे थे? क्योंकि उनको खुशी मिल रही थी, वो अपने डॉग से बात करते थे। ऐसा नहीं है कि वो पागल थे, उन्हें ये चीज़ पता नहीं थी ये फैक्ट कि डॉग्स बात नहीं कर सकते, बट उनको खुशी मिलती थी। ऐसा नहीं कि वो पागल थे कि फुल मून की लाइट से कोई ऐसा नुकसान तो है नहीं कि हम आने ही ना दें एकदम लाइट, लेकिन उनको खुशी मिलती थी इस चीज़ से। इसी तरीके से सेंट्रिक हम किसी ऐसे पर्सन को कहते हैं जो उस तरीके से बिहेव करना चूज़ करता है, सब कुछ जानते हुए जानबूझकर वैसा करता है क्योंकि उस चीज़ से उसको खुशी मिलती है। जिसका एक एग्जाम्पल क्या है? लेडी गागा। लेडी गागा के बारे में आपने सुना होगा, ये एक क्या है, एक पॉप सुपरस्टार है, लेडी गागा सिंगर हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, इनका जो है वो फैशन सेंस बहुत अजीबोगरीब है, अजीबोगरीब कपड़े पहनती हैं, अनयूजुअल परफॉर्मिंग स्टाइल है इनकी। इसकी वजह से ऐसा नहीं कि इनको कोई प्रॉब्लम होती है, ये जानबूझकर ऐसा करती हैं क्योंकि उस चीज़ से उन्हें खुशी मिलती है, ठीक है, वो अच्छा फील करती हैं, इसलिए वो ऐसा करती हैं। और लोग भी क्या है, मिलियंस ऑफ फैंस हैं इनके, भैया इनकी इसी चीज़ को लोग इसी को कमेंडेबल बिहेवियर कहते हैं, उनको तारीफ़ करते हैं उनकी कि यार ये तो बहुत क्रिएटिव हैं, ऐसे ऐसे ड्रेसेस पहनती हैं, कितनी क्रिएटिव हैं ये, कितने बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती हैं। तो इसलिए जो है वो बहुत सारे बिहेवियर को हम लोग सेंट्रिक में भी डाल देते हैं। तो ये क्राइटेरिया सही से बैठ नहीं पाया कि एग्जैक्टली सेंट्रिक बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये जो एक प्रॉब्लम थी वो बनी आ रही थी। अब ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट मतलब जब हम किसी चीज़ का क्या करते हैं, इलाज करते हैं किसी बीमारी का, उसे हम ट्रीटमेंट कहते हैं। बीमारी का ही नहीं, जब हम किसी भी ऐसे मतलब इंसान को जो प्रॉब्लम है, जब उसको उसकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए जो भी हम काम करते हैं, दैट इज़ नोन एज ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट या थेरेपी क्या है? इट इज़ अ प्रोसीजर डिजाइन टू चेंज अब नॉर्मल बिहेवियर इनटू मोर नॉर्मल बिहेवियर। तो जो लोग अब नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं उनके बिहेवियर को नॉर्मल बनाने के लिए जो भी उनके ऊपर हम प्रोसीजर करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी उनका इलाज करते हैं, दैट इज ट्रीटमेंट। सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स होते हैं फॉर हेल्पिंग पीपल ओवरकम देयर साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज। उनको जो दिमागी तौर पर साइकोलॉजिकली जो मेंटली जो भी इशूज़ हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जो भी चीज़ें हम करते हैं, दैट इज़ नोन एज थेरेपी, या फिर उसे ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अब जेरोम फ्रैंक ने क्या कहा, किसी भी ट्रीटमेंट में तीन चीज़ें, तीन कंपोनेंट्स, तीन फैक्टर्स, तीन फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला क्या होना चाहिए? एक सफरर होना चाहिए जो कि किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जो चाहता है इलाज करवाना, जिसे अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए, तो एक सफरर होना चाहिए, वो ज़रूरी है। दूसरा, एक ट्रेंड सोशली एक्सेप्टेड हीलर होना चाहिए, यानी जो इलाज करेगा, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो एक थेरेपिस्ट होना चाहिए जिसके पास एक्सपर्टीज़ हो, जो एक्सपर्ट हो इस मतलब साइकोलॉजी का, और वो सारी सफरर की प्रॉब्लम्स को समझ के और उससे जो है दूर करने की कोशिश करे, वो ट्रेंड होना चाहिए, सोशली एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी क्या मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज सीरीज ऑफ कॉन्टैक्ट्स, यानी उन दोनों लोगों का आपस में मिलना जुलना। क्योंकि साइकोलॉजी की जो भी मेन ट्रीटमेंट जो थेरेपी होती है, उसमें हम ऐसा कोई नहीं है कि हम कोई सिजेरियन कोई ऐसा हम काम करते हैं कि हम ऑपरेशन कर देते हैं दिमाग का या कुछ ऐसा नहीं। उसमें हम बातचीत से ज़्यादातर चीज़ों को पता लगाने की और थेरेपी पहुंचाने की, काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उन दोनों का मिलना जुलना, आपस में बातचीत करना इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू ही वो क्या करेगा, जो हीलर है यानी जो डॉक्टर है, जो भी थेरेपिस्ट है, वो कोई सर्टेन चेंजेस सफरर की इमोशनल स्टेट, एटीट्यूड और बिहेवियर में लाने की कोशिश कर पाएगा, उसे समझा पाएगा, उससे बात कर पाएगा, या उसे जो भी थेरेपी है वो दे पाएगा, अगर वो लोग मिलेंगे जुलेंगे तभी। तो यहाँ पर तीन चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तीन चीज़ें क्या है? एक सफरर होना जो प्रॉब्लम से जूझ रहा है, एक थेरेपिस्ट या हीलर जिसे हम कहते हैं जो उस प्रॉब्लम से उसको छुटकारा दिला सकता है, और उन दोनों के बीच का जो भी मिलना जुलना है, सीरीज ऑफ कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो पाए ट्रीटमेंट का, ठीक। ये समझ में आ गया, इजी इजी पीजी। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे। एंशियंट व्यूज़ एंड ट्रीटमेंट्स। एंशियंट मतलब पहले के समय में, बिल्कुल प्राचीन काल में, कि किस तरीके से बीमारियों को समझा जाता था कि इससे कोई प्रॉब्लम है, कोई एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है ये, और कैसे उसकी ट्रीटमेंट की जाती थी। अब हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले एबनॉर्मल बिहेवियर को माना जाता था कि कोई इंसान एबनॉर्मल इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर किसी इविल स्पिरिट या कोई सुपर नेचुरल फोर्सेस की ने जकड़ लिया है उसे, यानी कोई नेगेटिव पावर्स हैं वो उसके वश में आ गई है किसी इंडिविजुअल की बॉडी, एंड दैट इज़ वाई वो उससे कुछ ऐसे एबनॉर्मल बिहेवियर करवा रही है। तो वो ह्यूमन बॉडी को एज और माइंड को एज अ बैटल ग्राउंड देखते थे, जहाँ पर एक गुड और इविल फोर्सेस यानी नेगेटिव और पॉजिटिव पावर्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम, कुछ बैटल ग्राउंड, यानी जहाँ पर उन दोनों के बीच में कोई युद्ध हो रहा है और जिसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर कोई इंसान कर रहा है। और जहाँ पर एबनॉर्मल बिहेवियर जब कोई इंसान शो करने लगता है, मतलब वहाँ पे नेगेटिव पावर्स जीत गई हैं, नेगेटिव पावर्स उस इंसान के ऊपर हावी हो गई हैं और वो पूरी तरीके से उसकी जकड़ में है और इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। अब नेगेटिव पावर्स क्या हो सकती हैं? लोग इसको भूत प्रेत और इन सब चीज़ों से जोड़ देते थे, ठीक है। अब इन्होंने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना शुरू किया? इन्होंने कहा इसके ट्रीटमेंट के लिए हम ट्रेफिनेशन फार्मूला लाएंगे। और ट्रेफिनेशन में क्या होता था, स्टोन एज के वक्त का ये है, बहुत पहले के समय में एक ऑपरेशन करते थे जिसको ट्रेफिनेशन कहते थे, उसका नाम ट्रेफिनेशन था। और इसमें क्या करते थे, स्कल का एक हिस्सा वो निकाल के अलग कर देते थे। सर में जो स्कल है
ठीक है, बोन्स जो है आपकी, वहाँ का एक हिस्सा वो निकाल के अलग करते थे कि स्टोन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, उस समय में स्टोन से ही सारे जो हथियार वगैरह हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बनते थे। ठीक, तो इससे उनको लगता था कि जो इविल स्पिरिट्स हैं जो कि ऐसा बिहेवियर कॉज कर रही हैं जिसकी वजह से वो इंसान अबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, उसे हम बाहर निकाल देते हैं। और ये कौन सा एबनॉर्मल बिहेवियर कैसे शो करता था, जैसे हेलुसिनेशंस या एक्सट्रीम सैडनेस। एक्सट्रीम सैडनेस को मेलांकलिया कहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहता था वो आदमी। या हेलुसिनेशंस होते थे, उसे कुछ ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस उसे लगती थी जो एक्चुअली में सच में तो नहीं हो रही हैं, बट उसे उसका धोखा होता था, इल्यूजन्स होते थे, हेलुसिनेशंस होते थे, कि उसे लगता था कि ऐसा कुछ हो रहा है जबकि वैसा कुछ नहीं हो रहा होता था। तो फेक सिनेरियोज उसके दिमाग में कुछ आते थे। ठीक, ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने इसका क्या किया, इन्होंने कहा हम डेफिनेशन करेंगे, हम सर का एक हिस्सा निकाल देंगे और जहाँ से फिर क्या होगा, इविल स्पिरिट्स जो है वो बाहर निकल जाएंगी। फिर इस पर बहुत सारे डिबेट हुई, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये डेफिनेशन तुम झूठ बोल रहे हो, इससे इविल स्पिरिट्स का तो कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तुम डेफिनेशन जो है वो इसलिए कर रहे हो कि इसकी वजह से कोई बोन स्प्लिंटर हो सकता है दिमाग में, या कोई ब्लड क्लॉट हो सकता है जिसको तुम निकाल रहे हो। इसका मतलब लोगों ने कहा कि ये जो तुम बता रहे हो कि जो इविल स्पिरिट्स तुम कह रहे हो कि हैं, तो वो ऑपरेशन से थोड़ी ना बॉडी से निकल पाएंगी। तो ये ऑपरेशन तो किसी फिजिकल इंजरी को सही करने के लिए किया जाता है ना। अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो तो मेंटल इलनेस या ऐसे जहाँ पर डेमॉन्स का कोई, आप किसी ने आपके शरीर पे वश कर लिया, उसमें आप ऑपरेशन करके कैसे सही करोगे। बोन स्प्लिंटर्स किसको कहते हैं, जैसे आपके बॉडी के अंदर ही आपके ही बोन का कोई छोटा टुकड़ा टूट कर अलग हो गया हो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, तो ऐसे इसको बोन स्प्लिंटर्स कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, खून थक के जम गए उनको निकाल दो, तो उसकी वजह से उसका जो बिहेवियर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा आप इससे क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का जो है वो आप क्या कर रहे हो, फ़ायदा कर रहे हो, इससे कैसे इविल स्पिरिट्स निकल जाएंगी। तो उन्होंने कहा ये डेफिनेशन आपकी जो ट्रीटमेंट है ये बिल्कुल बेकार है, थर्ड क्लास है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है किसी को। फिर आगे आया और उन्होंने कहा लेटर सोसाइटीज़ में, जैसे कि इजिप्ट वगैरह में, इन लोगों ने क्या कहा, इजिप्ट, चाइना, हिब्रू कल्चर्स में, इन्होंने कहा एबनॉर्मल बिहेवियर वाज स्टिल ऑफन एट्रीब्यूटेड टू पोजेशन बाय डेमॉन्स। इन्होंने कहा कि हाँ, डेमॉन्स ही होते हैं, कुछ ऐसी इविल स्पिरिट्स, नेगेटिव फोर्सेस ही होते हैं जिनके वश में इंसान ऐसा बिहेव करता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक्सॉर्सिज्म, इसका हम ट्रीटमेंट लाएंगे, डेफिनेशन वगैरह बेकार है। एक्सॉर्सिज्म का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम टॉर्चर करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा जब हम किसी को बहुत टॉर्चर पहुंचाएंगे तो उसके शरीर को जब बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचेगी तो इविल स्पिरिट्स खुद ही उस शरीर को छोड़कर भाग जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, पहले तो इसका एक्सॉर्सिज्म में होता था कि पहले कुछ चर्च के जो लोग होते थे, क्योंकि उस समय पे वहाँ पे क्रिश्चियन जो एक धर्म था, रिलीजन था, वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर था। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो क्लर्जी होते थे, जो चर्च के लोग होते थे, वो कुछ प्रेयर्स बोलते थे, कुछ जो है लाउड नॉइजेस करते थे, इंसल्ट करते थे, बुरा भला बोलते थे, जिसकी वजह से वो बॉडी को छोड़ के इविल स्पिरिट्स चली जाएं। अच्छा, इसको थोड़ा छोटे टर्म में आप कैसे समझ सकते हो, आज के ज़माने में जब नज़र लग जाती है किसी को, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, कुछ प्रेयर्स बोलते हैं, कुछ छोटे छोटे मंत्र बोलते हैं और फूंक फूंक मार के और नज़र वज़र उतारी जाती है ना। तो उसी तरीके से उसको बड़े टर्म में आप देखोगे तो उस समय पे एक्सॉर्सिज्म होता था, उसमें कुछ प्रेयर्स, कुछ मैजिक वर्ड्स बोलते थे, और जब उससे भी सही ना हो, उससे भी छोड़ के नहीं जाती थी इविल स्पिरिट बॉडी को, तो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर पहुंचाते थे, जैसे उसको खाना नहीं देते थे, है ना, मारपीट करेंगे, खाना नहीं देंगे, ताकि वो शरीर में रह रही है जो नेगेटिव पावर, वो इतना परेशान हो जाए कि वो खुद ही उस शरीर को छोड़कर भाग जाए। ठीक है, तो उन्होंने कहा डेफिनेशन से आप कुछ नहीं सही कर पा रहे हैं, हम एक्सॉर्सिज्म करेंगे। ठीक है, ये जैसे ये लड़की है और ये क्या कर रहे हैं, ये जो भी वो प्रीस्ट हैं, जो भी क्लर्जी मैन है, वो क्या कर रहे हैं, प्रेयर्स पढ़ रहे हैं, तो ये एक्सॉर्सिज्म का आपका एक एग्जाम्पल। ठीक, उसके बाद ग्रीक और रोमन व्यूज़ थे। तो ग्रीक और रोमन लोग कैसे इसको देखते थे, उसमें थे हिपोक्रेट। ठीक है, हिपोक्रेट का क्या था कि ये मॉडर्न मेडिसिन के, इनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है, और इन्होंने कहा कि ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है वो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से होता है, ना कि किसी भी ऐसी जो ये इविल स्पिरिट्स और ये डेमोनोलॉजी का जो आपने ये सब बेवकूफ़ी वाला बात बता रखा है, इसकी वजह से नहीं, है नेचुरल कॉजेज़ है, मतलब शरीर में कुछ नेचुरली कुछ इशू होता है जिसकी वजह से, ब्रेन पैथोलॉजी की वजह से ये हो सकती है, यानी ब्रेन में कुछ इशू हो जाता है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब इन्होंने इसके लिए बताया कि क्यों ऐसा लोग बिहेव करने लगते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में 4 ह्यूमर पाए जाते हैं, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फ्लेम, और इन्होंने कहा इन्हीं चारों के बढ़ने घटने या जो भी इनका प्रपोर्शन है उसमें चेंजेस आने की वजह से कोई इंसान ऐसा बिहेव करने लगता है। जैसे इन्होंने कैसे बताया, अगर येलो बाइल किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो मेनिया के तरीके बिहेव करने लगेगा, अजीबोगरीब बिहेव करने लगेगा, है ना, किसी सिचुएशन में अजीब एकदम। ब्लैक बाइल जो है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो मेलांकलिया हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा सैड होने लगेगा वो आदमी। तो इस इन सारे इम्बैलेंसेस की वजह से जो है वो ये सारे एबनॉर्मल बिहेवियर वाली प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कोई ऐसा इविल वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा किसने कहा, हिपोक्रेट्स ने कहा। ठीक, अब इन्होंने कहा इसके ट्रीटमेंट का क्या तरीका है, इसके ट्रीटमेंट का तरीका भी बिल्कुल नेचुरल है। आप क्या खाइए, बहुत अच्छी अच्छी सीधी सादी शांत जिंदगी जिए, खाना अच्छा सा खाएं, ठीक है, एक्सरसाइज करें, सेलिबेसी करें। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, मतलब शादी वादी ना करके जो ये एकदम लीन हो जाना और
योग वगैरह और ये सब करते रहना, ठीक है। तो इन सब से क्या होगा, आपका जो बैलेंस है वो वापस से फिर से बॉडी में बन जाएगा और आपकी तबीयत खुद ही अपने आप सही हो जाएगी, ठीक है। अब फिलोसोफर्स जो थे प्लाटो और एरिस्टोटल, ये सब भी जो है वो इनकी बातों से एग्री करने लगे। इन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और इन्होंने कहा कि जो भी ये मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं इनका कोई नेचुरली कारण है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक्सटर्नल सुपर नेचुरल फोर्स है जो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। इन्होंने भी इनके हमें हाँ मिलाई। अब आते हैं मिडल एजेस में। धीरे धीरे जब हम और आगे बढ़े समय में, ठीक है, 500 से 1350 एडी के बीच में, तो वहाँ पर मिडल एजेस आई। तो यूरोप में उस समय में क्या हुआ, फिर से डेमोनोलॉजी वापस आ गई। ये जो नेचुरल कॉजेज थे ये खत्म हो गया और लोगों ने कहा जैसे जैसे रोम का जो इन्फ्लुएंस था वो खत्म हुआ, ज़्यादातर जो ये ग्रीक और रोमन जो लोग थे उनके आइडियाज़ भी खत्म हो गए वहाँ से। तो फिर से लोग जो है वो ये डेमॉन्स और सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन पे आ गए और उन्होंने कहा ये भूत प्रेत का चक्कर होता है और कुछ इविल स्पिरिट्स, कुछ नेगेटिव फोर्सेज हैं जो बॉडी में आ जाती हैं, इसकी वजह से ही ऐसा लोग बिहेव करते हैं। तो फिर से वहाँ पर चर्च ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की, पावर गेन की, और उन्होंने फिर से वही तरीका अपनाना शुरू किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलीजियस और ये डेमोनोलॉजिकल बिलीव्स फैलाए लोगों में, और उन्होंने कहा कि ये जो भी मेंटल डिस्फंक्शन होता है वो इसी वजह से होता है, सतन के इन्फ्लुएंस की वजह से। सतन मतलब जो सतन को एक्चुअली जैसे एनिमी ऑफ गॉड, ठीक है, जो भी इविल स्पिरिट्स का जो सबसे बड़ा वाला जो इविल होगा, डेविल जिसको कहते हैं, बिल्कुल भगवान का दुश्मन और बिल्कुल एकदम नेगेटिव से भी नेगेटिव पावर जो हो सकती है उसे हम सतन कहते हैं, उसकी वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है बॉडी में, ठीक है। और वहाँ पर बहुत सारी वॉर्स हो रही थी और ये ऐसे प्लेग्स हो रहे थे जिसकी वजह से लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ये सब क्या हो गया, डेमोनिक पोसेशन का ये डर बैठ गया कि कहीं हमारे शरीर में भी ऐसा कुछ ना हो जाए। तो इसी वजह से लोगों ने इन सारी चीज़ों को फिर से डेविल से इन्फ्लुएंस से जो है जोड़ना शुरू कर दिया और ये सारी साइंटिफिक बातें ख़त्म हो गई, ठीक। मास मैडनेस होने लगी। अब मास मैडनेस का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर में एक साथ इकट्ठे बहुत ढेर सारे लोग अजीब तरीके के डेल्यूजन्स और हैलुसिनेशंस फेस कर रहे थे, अजीबोगरीब सिचुएशंस उनको लग रही थी, ठीक है। जैसे टैरेंटिज्म एक होता है, टैरेंटिज्म एक प्रॉब्लम होती है जहाँ पर ये लोग मानते थे कि टैरेंटुला नाम की एक स्पाइडर है जिसने उसको काट लिया है, उसकी वजह से क्या है, लोग डांस कर रहे हैं अनकंट्रोलेबली, मतलब कोई कारण भी नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती डांस किए जा रहे हैं, ठीक है। और लाइकेंथ्रोपी एक था जहाँ पे पीपल लगता था कि उनको जो है किसी वुल्फ के वो वश में आ गए हैं, ठीक है। तो ये सारी डेमोनोलॉजी का रिटर्न हुआ, वापस से ऐसे आए। अब इसका ट्रीटमेंट भी फिर उसी तरीके से होने लगा, एक्सॉर्सिज्म रिवाइव हो गया, फिर से वही सब टॉर्चर देना, ठीक है, और प्रेयर्स पढ़ना। तो प्रेयर्स और चैंट्स होते थे, उसके बाद जो एक्सट्रीम मेजर्स लिए जाते थे, टॉर्चर किया जाता था बॉडी को, ठीक। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने कहा कि अच्छा इस चीज़ से, एक्सॉर्सिज्म से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम थोड़ा मेडिकल अप्रोचेस की तरफ चलते हैं। तो जैसे जैसे मिडिल एजेस और पास आई, ये जो चर्च का इन्फ्लुएंस था वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हुआ और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा कि हम जो है अब ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स जिनको हो रहे हैं ऐसे लोगों का हम ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मेडिकल व्यूज़ यानी साइंटिफिक व्यूज़ आए और ये सारी जो धकियानुसी सोच थी कि ये नज़र लगना और ये वश कर लेना, बॉडी को कंट्रोल कर लेना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। और जिन लोगों को ऐसी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस थी उनको ट्रीटमेंट मिलने लगी हॉस्पिटल्स में, यानी साइंस की मदद से ट्रीटमेंट मिलने लगी। और ऐसा जो हॉस्पिटल था उसका एक एग्जांपल है ट्रिनिटी हॉस्पिटल इन इंग्लैंड। यहाँ पर जो ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिनको होते थे उनको ट्रीटमेंट मिलती थी। तो यहाँ पर फिर से एक मेडिकल का पूरा जो सिस्टम था वो फिर से वापस आया, गवर्नमेंट ने अपने अंडर में इन लोगों की ट्रीटमेंट कराने का जिम्मेदारी लिया, ठीक, जैसे जैसे चर्च का असर कम हुआ। उसके बाद रेनेसा आया। रेनेसा आपको पता है क्या है, नए ज़माने का बिल्कुल वहाँ पे चेंजेस आए। तो रेनेसा जब आया 1400 से 1700 के बीच में, तो डेमॉन्स और सुपर नेचुरल कॉजेज़ का जो ये जो एक बिलीफ था कि ऐसे होता है, ये धीरे धीरे और कम हुआ, लोग और क्योंकि नई सोच के लोग आने लगे तो ये और कम हुआ। और साइंटिफिक और कल्चरल एडवांसमेंट्स के साथ साथ ये व्यूज़ बेटर हुए कि साइंटिफिक कुछ मेडिकल रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, ऐसा कुछ डेमॉन्स वाला नहीं है। फिर आए जॉन वियर। इन्होंने क्या कहा, ये एक जर्मन फिजिशियन थे और इन्होंने जो है मेंटल इलनेस में सबसे पहले स्पेशलाइजेशन की और इन्होंने बताया कि दिमाग भी उतना ही ज़्यादा वल्नरेबल है किसी भी बीमारी को के होने से जितना बॉडी, यानी हमारी शरीर को तो बहुत जल्दी कोई बीमारी हो जाती है, उसी तरीके से हमारे माइंड को भी बहुत जल्दी कोई बीमारी हो सकती है। तो इनको मॉडर्न साइकोपैथोलॉजी का फाउंडर कहा जाता है और इन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझाना लोगों को शुरू किया। अब केयर टेकिंग में भी इम्प्रूवमेंट आई इसकी वजह से। अब मेंटल हेल्थ से जो लोग इशू से जो जूझ रहे थे, जो लोग सफ़र कर रहे थे, उनके लिए क्या हुआ, उनको कभी कभी घर में जो है इलाज किया जाता था उनका, उनके साथ अच्छे से जो है वो ट्रीटमेंट उनको की जाती थी, उनको अच्छे से केयर किया जाता था, खाना पीना दिया जाता था, अच्छे से उनकी मदद की जाती थी, उनसे प्यार से बात की जाती थी, है ना। और इन सब चीज़ों के लिए पैसे कौन देता था, जो पैरिशेस जो लोग होते थे वो लोग इसके लिए चंदा इकट्ठा करके पूरा जैसे मान लो चैरिटी में देते थे, ठीक। फिर रिलीजियस श्राइन्स होने लगी यूरोप में। श्राइन्स मतलब ऐसे होली प्लेसेस होती थी, वहाँ पर जो लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट मिलने लगी ऐसे लोगों को,
ठीक है। गील में एक बेल्जियम में एक श्राइन है, वो इसका एक एग्जाम्पल है, जहाँ पर बहुत कंपैशनेट केयर मतलब प्यार से लोगों को केयर करके उनकी जो है वो प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जाता था। ठीक। उसके बाद जब घील से ये सारी चीज़ें शुरू हुई, ये जो इनका जो ये एक तरीका था, जो ये एक इनका सेटअप था ट्रीटमेंट का, वो शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे जो है वो और सारे लोगों को ऐसे ही जो है वो फॉस्टर होम्स में रख के और जो उनको केयर करने लगे लोग। फिर धीरे धीरे जो है मिड 16 सेंचुरी आने तक ये कम हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ लोग बढ़ते जा रहे थे जिनको ये मेंटल डिसऑर्डर्स था, और इतने सारे लोगों के लिए जगह थी जहाँ पर उनको रखा जाता था, जो ऐसे प्राइवेट होम्स थे, जो कम्युनिटी रेजिडेंसेस थे, वो कम पड़ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा जो है वो जगह कम पड़ने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हॉस्पिटल्स और मोनेस्ट्रीज़ को असाइलम्स बनाया गया। असाइलम्स मतलब जहाँ पे ऐसे लोगों को रखा जाता है। और असाइलम्स का मेन मोटिव तो क्या था कि इनको हम केयर करेंगे, इनको हम प्यार से इनका इलाज करेंगे। बट धीरे धीरे ये सारी जगह इतनी ज़्यादा भर गई कि लोगों को अब सही से जो है वो ट्रीटमेंट मिलना बंद हो गई। जब इतने ज़्यादा लोग हो गए तो जो ट्रीटमेंट करने वाले लोग थे वो भी बोर हो गए, और लोगों ने उनके साथ बहुत ही क्रूअली बिहेव करना शुरू कर दिया, और उनको भला बुरा कह के और गंदी गंदी कंडीशंस में, फिल्दी कंडीशंस में रखना शुरू कर दिया, कोई अच्छी कंडीशंस में नहीं। अब बेथलेहम हॉस्पिटल था लंदन में, ये 1547 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना, जो कि ये ऐसे असाइलम्स थे जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स लोगों को थी। पहले तो इसको मेंटली इन लोगों को का इलाज करने के लिए बनाया गया था, बट धीरे धीरे यहाँ पर इतने सारे पेशेंट्स भर गए कि उनको क्या हुआ, बांध के रखते थे ये लोग, चेन से बांध के रखते थे, और बहुत ज़्यादा क्रूअल ट्रीटमेंट उनको देते थे। और यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब लोग देखने आते थे कि ऐसे पागल लोग कैसे दिखते हैं, कैसे वो अजीबोगरीब बिहेवियर करते होंगे, मतलब लोगों को मज़ा आती थी ये देखने में। ये टूरिस्ट प्लेस बन गई। ठीक है। तो वहाँ पर लोग पैसे दे दे करके क्या करते थे, ऐसे लोगों का के साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, कैसे उनको बांध बांध के, जैसे जू में जानवरों को पकड़ के रखा जाता है, वैसे ही इंसानों को वहाँ पे पकड़ के जू जैसी कंडीशन में रखा जाता था, और लोग देखने आते थे उन्हें। तो इसका जो नाम था हॉस्पिटल का, बेदलम, तब से जो है इसे हम केओस और डिसऑर्डर के सिनोनिम के तौर पे जानने लगे हैं, बिकॉज यहाँ पे इस हॉस्पिटल में ऐसी कंडीशन हो गई थी। तो असाइलम्स जो है वो प्राइमरी फॉर्म ऑफ केयर थे इंडिविजुअल्स के लिए। ज़्यादातर लोग असाइलम में ही उनको ट्रीटमेंट दी जाती थी अंटिल लेट 1700, दो दे वर ऑफन हार्श एंड इनह्यूमन एनवायरमेंट्स, मतलब ऐसे ही गंदी कंडीशंस में रहते थे वो लोग, मतलब उनके साथ कोई बहुत ही इंसानियत वाला नाता नहीं रखते थे लोग, अच्छे अच्छे तरीके से उन्हें नहीं समझाते थे प्यार से केयर करें, ऐसा कुछ नहीं था। उनको बहुत प्रॉब्लम्स दी जाती थी, टॉर्चर दी जाती थी, क्रूअली उनके साथ बिहेव किया जाता था। इस तरीके से ही असाइलम्स में ट्रीटमेंट चलना शुरू हुआ। 1700 तक ऐसा ही चलता रहा। 19 सेंचुरी आई और यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स आए। रिफॉर्म्स मतलब कुछ चेंजेस आए, और मॉरल ट्रीटमेंट का एक फार्मूला जो है वो मार्केट में आया। अब ये क्या था, ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट आई कि जिनको ऐसे डिसऑर्डर्स थे उनको क्या किया गया, कहा गया कि हम अच्छे तरीके से प्यार से समझा करके ऐसे लोग की केयर करेंगे, इस तरीके से नहीं। और ये चेंजेस लाने के पीछे कुछ लोगों का हाथ था। वो लोग कौन थे? सबसे पहले इसमें आता है फिलिपी पिनेल का नाम। फिलिप पिनेल एक फ्रेंच फिजिशियन थे, और इनको क्रेडिट दिया जाता है इसलिए कि इन्होंने लोगों की जो ऐसे लोगों की जो कंडीशंस थी, जो वो जिस परेशानी से वो लोग जूझ रहे थे, उनकी कंडीशंस में सुधार लाया। ला बाइसेट्री एक असाइलम था पेरिस में, ठीक है, 1793 में, जहाँ पर ये गए और इन्होंने लोगों को चेन से छुड़ाया, जैसे इंसानों को जिस तरीके से जानवरों की तरह चेन से बांध करके वहाँ पे रखा जाता था, और गंदे संदे रूम में गंदी गंदी कंडीशंस में, ठीक से खाना पीना नहीं देना, ये सारी चीज़ें उन्होंने लोगों को चेन से खोला। उन्होंने उस असाइलम की कंडीशन सुधारी, अच्छे से ब्राइट लाइट्स वगैरह लगवाई, वेल वेंटिलेटेड स्पेसेस, रूम्स बनवाएं, और लोगों को अच्छे तरीके से रख के उन्होंने कहा हम इनको मॉरल सपोर्ट देंगे, यानी इमोशनल सपोर्ट देंगे, अच्छी तरीके से इनके साथ बिहेव करेंगे, उन्हें एडवाइस देंगे, और इस तरीके से इनके जो पेशेंट्स हैं इनकी कंडीशंस में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगी। जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो जो है लोगों के कंडीशंस में एक्चुअली भी सुधार आ रहा था इस रीज़न की वजह से। इसीलिए इंग्लैंड में विलियम ट्यूक थे, उन्होंने भी एक किया, रॉक यॉर्क रिट्रीट 1796 में इस्टेब्लिश किया, जहाँ पर पेशेंट्स को रेस्ट, टॉक, प्रेयर, मैनुअल लेबर, इन सारी चीज़ों से जो है वो अच्छी तरीके से उनकी हेल्थ को सही किया जाता था, उनकी मेंटल हेल्थ को सही किया जाता था। तो मॉरल ट्रीटमेंट वो थी जहाँ पे हम प्यार से जो है, यानी तमीज़ से, मॉरली अच्छे तरीक़ों से, प्यार से, काइंडनेस से, जेनरॉसिटी से, ऐसे बिहेवियर से हम लोगों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो गई, फैल गई इस तरीके की जो है वो मॉरल ट्रीटमेंट, और इंसानों को, मतलब ऐसे लोगों को जिनको जो मेंटल पेशेंट्स थे उनको भी इंसानों की तरह देखा जाने लगा। मतलब ये नहीं कि जानवरों की तरीके की, अरे ये तो बेकार हैं, किसी काम के नहीं है तो इन्हें बांध के रख दो, इनके साथ कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको भी इंडिविजुअल्स की तरह देखा जाने लगा, उनको भी प्यार मिलने लगा, उनको भी सपोर्ट मिलने लगा पनिशमेंट के बजाय। ठीक है। ये हुआ 19 सेंचुरी में जब रिफॉर्म आया और मॉरल ट्रीटमेंट का एक तरीका मार्केट में नया आया। कौन लाया? फिलिपी पिनेल ने शुरुआत की, उसके बाद विलियम ट्यूक ने उनको फॉलो किया। ठीक।
फिर बेंजामिन रश इन यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट कौन सा नाम है? बेंजामिन रश। ये इनको हम अमेरिकन साइकेट्री का फादर कहते हैं, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री कहते हैं। और इन्होंने भी जो है वो इस तरीके की यूनाइटेड स्टेट्स में इस मॉरल ट्रीटमेंट वाले फॉर्मूले को फैलाने में लोगों की मदद की। उन्होंने इंटेलिजेंट अटेंडेंट्स को जो है वो एम्प्लॉय किया, जो ट्रेंड थे थेरेपिस्ट वगैरह टाइप के, उनको एम्प्लॉय किया और उनको पेशेंट्स के साथ रहने के लिए रखा, ठीक है, काम करने के लिए, कि वो उनकी मदद करेंगे, उनके रोज़मर्रा के कामों में उनकी मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनको वो समझाएंगे उनकी मेंटल कंडीशन को समझ करके। और ऑल्सो इन्होंने क्या एक नया तरीका शुरू किया, इन्होंने कहा डॉक्टर्स की तरफ से ऐसे पेशेंट्स को हम जो है वो ट्रीटमेंट के अंदर में ही कुछ गिफ्ट्स भी देंगे, जिसकी वजह से उन इंडिविजुअल्स को कुछ बेटर फील हो, खुश हों, वो उनको भी अच्छा लगे, वो भी अच्छा महसूस करें और इसकी वजह से उनके मेंटल कंडीशन में कोई सुधार आए। डोरोथी डिक्स एक बॉस्टन स्कूल टीचर थे और ये भी ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स में इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई मॉरल ट्रीटमेंट के लिए। 1841 से 1881 के बीच में शी कैंपेन्ड अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में घूम घूम कर इन्होंने इस चीज़ का प्रचार किया कि किस तरीके से असाइलम्स में जो है वो गंदी संदी हार्श कंडीशंस में, परेशानी भरी कंडीशंस में लोगों को रखा जाता है। और इन्होंने कहा कि लोगों को बताया कि हमें जो है वो एक बेटर ट्रीटमेंट का तरीका अपनाना चाहिए। लोगों के बीच में इन्होंने अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की और इनकी जो सारी इन्होंने मेहनत की, जो एफर्ट्स किए, इसकी वजह से वहाँ पर पब्लिक मेंटल हॉस्पिटल्स बने, जहाँ पर लोगों को अच्छे तरीके से जो है वो मॉरल ट्रीटमेंट देकर उनकी मेंटल कंडीशंस को सुधारा जाने लगा। फिर धीरे धीरे जैसे 1850s आए, ये मॉरल ट्रीटमेंट का तरीका फिर धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ हॉस्पिटल्स थे वहाँ पर उन्होंने देखा कि यार मॉरल ट्रीटमेंट से फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये भी तरीका ख़त्म होने लगा। इसमें क्या होने लगा कि ओवर क्राउडिंग होने लगी। जो भी हॉस्पिटल्स थे जहाँ पर ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट दी जा रही थी, बहुत ज़्यादा भरते चले जा रहे थे, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इंक्रीज़ होते जा रहे थे, ठीक है। फाइनेंशियल और स्टाफिंग शॉर्टेजेस हो रही थी। जो ऐसे स्टाफ थे जो ये जैसे उन्होंने कहा ना अटेंडेंट्स को, इंटेलिजेंट अटेंडेंट्स को ही काम पे लगाते थे, तो उनकी कमी होती जा रही थी, स्टाफ नहीं मिल रहा था काम करने के लिए। प्लस फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ऐसे लोगों का खाना पीना रहन सहन का सारा खर्चा जो है वो हॉस्पिटल वाले उठाते थे, तो वो भी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। और ये भी बात फैल गई लोगों में कि ये जो मॉरल ट्रीटमेंट का तरीका है सबको, सारे पेशेंट्स को सही नहीं कर सकता है, ठीक है। और फिर ऐसे लोगों के खिलाफ फिर से बहुत सारी लोगों के बीच में जो है वो गलत फहमियाँ पैदा होने लगी, जिसकी वजह से ऐसे मॉरल ट्रीटमेंट का भी फिर से धीरे धीरे ये तरीका ख़त्म हो गया। और 20th सेंचुरी आने तक मॉरल ट्रीटमेंट हैड लार्जली स्टॉप्ड। ये मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, एकदम ख़त्म हो चुका था। और मेंटल हॉस्पिटल शिफ्टेड टू प्रोवाइडिंग कस्टोडियल केयर रादर देन इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स। मतलब कस्टडी में लेके जैसे केयर किया जाता है, वैसे मतलब वो थोड़ा बहुत रख के उनको अपने पास जो है वो रखे रहते थे और थोड़ी बहुत खाना पीना, उनके रहन सहन का खर्चा उठाते थे। कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट का तरीका उन्होंने अपनाना छोड़ दिया, जैसे गिफ्ट्स वगैरह देना, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए खर्चा भी तो लगता है गिफ्ट खरीदने के लिए, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इफेक्टिव ट्रीटमेंट कोई नहीं कर रहे थे, सिर्फ रखे हुए थे, खाना पीना दे रहे थे कि हाँ रह लो जिंदा, ठीक है। और ये धीरे धीरे हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई एंड लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन बिकेम द स्टैंडर्ड वंस अगेन। इसलिए वहाँ पे, क्योंकि जब वहाँ पे जो लोग आते जा रहे थे उनको कोई जब ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है तो उनकी कंडीशन में सुधार कैसे आएगा? सिर्फ खाना देने से सुधार तो होगा नहीं, तो वो लोग वहाँ पे रहते जा रहे थे और इसीलिए लोग बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो लोग एडमिट हो रहे थे वो वहाँ से सही होकर कोई लोग निकल ही नहीं पा रहे थे बाहर, क्योंकि उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही थी। इस वजह से लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, यानी बहुत लंबे समय तक उनको हॉस्पिटल में रखा जाता था और उसके बाद क्या होता था, वो ऐसे ही पड़े रहते थे गंदी गंदी कंडीशंस में, भीड़ भरी जगह पे, जहाँ पे सही से कोई भी रहन सहन का तरीका नहीं था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया हमारे फर्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की हम बात करेंगे कि भैया 20th सेंचुरी में फिर कैसे कैसे और क्या तरीके, क्या पर्सपेक्टिव आया, क्या नया तरीका आया, जिस तरीके से लोगों की केयर करी जानी शुरू की, फिर कैसे धीरे धीरे। अब आज के ज़माने में तो काफ़ी कुछ है, प्रेजेंट डे में काफ़ी कुछ अच्छे तरीके हैं, जहाँ पे साइकेट्रिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, अच्छे अच्छे लोग, जो आप लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी कुछ ऐसे फील्ड में नॉलेज गेन कर रहे हैं जिसकी वजह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, थेरेपिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत नॉलेज है आजकल के ज़माने में, तो बहुत सारे असाइलम्स भी हैं जहाँ पे ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट दी जाती है, बहुत सारे लोग सही होकर बाहर भी निकलते हैं, सही हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसे वहाँ से ये जो कंडीशंस चल रही थी यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे था, ये अब हम और आगे के टाइम में आगे के चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये चीज़ें कवर करेंगे। आई होप आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी, अच्छे से सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं, कहानी के तौर पे है कि अभी हम रिवाइज करते हैं कि कैसे पहले क्या था कि इन्होंने कहा कि इविल स्पिरिट्स होती हैं और उसके लिए इन्होंने ट्रेफिनेशन का फॉर्मूला निकाला कि हम ट्रेफिनेशन से इलाज करेंगे। ट्रेफिनेशन का मतलब इन्होंने स्कल का जो है एक पार्ट निकाल के हम अलग कर देंगे और उससे इनकी प्रॉब्लम जो है वो ईविल जो है इनकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। लोगों ने कहा भैया तुम बॉडी में ऑपरेशन करके ईविल को कैसे निकाल सकते हो, कोई फिजिकल ऑपरेशन क्रिएट करके, ये तो तुम फिर इसका मतलब तो तुम फिर यार इससे तो कोई ब्लड
बोन स्प्लिंटर्स हो सकते हैं, ऐसे बोन के टुकड़े बुकड़े या तुम निकाल दो अंदर से, और इसका कोई ऐसा तो है नहीं कि ईविल निकल आएगा इससे। तो इन लोगों ने कहा ये सब छोड़ो, एक्सॉर्सिज्म करो। एक्सॉर्सिज्म में जो चर्च के लोग होते थे वो प्रेयर्स बोलते थे, कुछ मंत्र बोलते थे, और उसकी वजह से ये लोग मानते थे कि ईविल स्पिरिट जो है वो बॉडी को छोड़ के चली जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता था तो वो लोग उस इंडिविजुअल को जिसके बॉडी पर उस ईविल स्पिरिट का वश है उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे कि जब इसको बहुत दर्द बहुत परेशानी पहुंचेगी तो अपने आप ही वो ईविल स्पिरिट इस बॉडी को छोड़कर चली जाएगी। फिर धीरे धीरे जो है लोगों को साइंटिफिक मेथड समझ में आया। जो रोमन लोग थे उन सारे लोगों ने, ग्रीक और रोमन लोगों ने साइंटिफिक मेथड समझा। उन्होंने कहा कि भैया नेचुरल कॉज होता है कि कुछ ह्यूमर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर चार, उनके इम्बैलेंसेस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसके लिए उन्होंने इलाज बताया कि अच्छे से खाना खाइए, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखिए, इन सारी चीज़ों से सेलिबेसी करिए, तो इन सारी चीज़ों से जो है वो सही हो जाएगा। धीरे धीरे रोम खत्म हुआ, फिर से डेमोनोलॉजी आ गया कि भैया ये फिर से डेमन्स की वजह से होता है। तो उसके बाद जो है वो फिर से एक्सॉर्सिज्म वगैरह होने लगा। जब वो ख़त्म हुआ तो फिर से जो है वो मॉरल ट्रीटमेंट का ज़माना आया। ठीक है, तो फिलिप पिनेल जो थे वो ऐसे लोगों को, जहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल्स में, असाइलम्स में जो उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था, वहाँ पे जाके उन्होंने सही किया उन कंडीशंस को, उनका मॉरल ट्रीटमेंट, उनको अच्छे से सपोर्ट देकर, केयर देकर, इमोशनली उनको सही करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये भी तरीका ख़त्म होने लगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे, ओवर क्राउडिंग हो गई, प्लस दूसरी बात लोग पैसा इतना नहीं दे पा रहे थे कि इतने सारे लोगों का एक साथ इलाज किया जा सके, इतने पैसे नहीं हो पा रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लगी, जगह कम पड़ने लगी। इन सारी चीज़ों की वजह से मॉरल ट्रीटमेंट भी धीरे धीरे लोग डिमोटिवेट हो गए और ख़त्म हो गया। इसके आगे की जो भी कहानी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक दीजिएगा। आपको कोई क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं। प्लस इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में हम सारे पीडीएफ सारी क्लासेस के डालते हैं, उसके अलावा बहुत सारे यूजफुल स्टडी मटेरियल्स भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।